students and all the viewers. I am Mohammad Arafat Khan. Let's continue the topic. टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। ओके जनाब, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में यही पढ़ा था कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो समटाइम्स हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है और अगर स्केलर क्वांटिटी मिल रही होती है तो हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर समटाइम्स हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरी वो प्रीवियस वीडियो ना देखी हो स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो देख लें काइंडली, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को हम तकरीबन मतलब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं आपको बार बार रिकॉल करवाऊँगा उस वीडियो वाले कॉन्सेप्ट्स को। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की सेकंड टाइप है एंड द टाइप इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। और ये हमें पता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। लेट्स रीड द डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर आंसर इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी देन दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होना और आंसर में भी तीसरा वेक्टर का आ जाना, ये देखें मैथमेटिकली लिखा हुआ है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर में तीसरा भी वेक्टर मिला। और ये वेक्टर कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है एरो। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर भी वेक्टर आ जाना, ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एक चीज़ मैं आपको पहले वाली वीडियो में जो बता चुका हूँ वो ये कि हम मल्टीप्लिकेशन को बहुत तरीक़ों से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट वाली मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने ख़ास तौर पर डॉट से रिप्रेजेंट किया, तो इसी वजह से हमने स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम और रखा, उसको हमने क्या कहा? डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आप स्केलर प्रोडक्ट उस मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट लगा के। तो हमने पढ़ा था ए डॉट बी, है ना। आज वाली भी मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट रखने के लिए हम दोबारा अब डॉट यूज नहीं करेंगे बल्कि एक नया तरीका यूज करेंगे एंड दैट न्यू वे इज बाय पुटिंग द क्रॉस। तो हम आज दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट नहीं पुट करेंगे बल्कि हम पुट करते हैं क्रॉस। इसी वजह से इस वेक्टर प्रोडक्ट का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी। देखिए नीचे लिखा हुआ है इन दिस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई वेक्टर प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि आंसर में वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। और क्रॉस प्रोडक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए क्रॉस बी। तो आपने वेक्टर प्रोडक्ट को हमेशा लाजमी है यहाँ पर आपने शो करना है क्रॉस लगा के। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डॉट पुट करना, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमेशा क्रॉस पुट करना। चलो आज मैथमेटिकल कंडीशन को चेक करते हैं। ये देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। सी इसलिए लिखा क्योंकि आपको एक तीसरी भी वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। अब अगर मैं इस सी वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं ए बी साइन थीटा करके। तो जब हम किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम कौन से फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं? साइन फंक्शन से। स्केलर प्रोडक्ट में क्या था? कॉस फंक्शन। सो ए डॉट बी बराबर था ए बी कॉस थीटा के। तो आज क्या आ गया? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अच्छा, थीटा एंगल होता है, जाहिर सी बात है, और ये एंगल किन दो वेक्टर्स के बीच में? जिन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये देखें, लेट सपोज ये आपका पहला वेक्टर ए या आपका दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में थीटा बन रहा है, तो आपको तीसरा भी वेक्टर मिला और वो कौन सा वेक्टर है? सी वेक्टर है। ठीक है, ओके। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। डेफिनेशन को, इसकी मल्टीप्लिकेशन की रिप्रेजेंटेशन को, मैथमेटिकल कंडीशंस को पढ़ने के बाद अब चेक करते हैं कि आप वेक्टर प्रोडक्ट को फिजिक्स में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसकी, वैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम एक को डिस्कस कर लेते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। ओके, हमारे पास फिजिक्स में एक बड़ा फेमस टॉपिक है, बड़ा कॉमन टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूं, लेकिन
आगे आने वाले चैप्टर्स में उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, टॉर्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये जो सिंबल बना हुआ है टॉ, TAU, टॉ, ये सिंबल का नेम है। ओके, टॉर्क बराबर होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं मूवमेंट आर्म, ये मूवमेंट आर्म होता है, और फोर्स को। तो द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क। अब देखें, मुझे इस R और F के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है। अब या तो मैं डॉट यूज करूं या मैं क्रॉस यूज करूं। मुझे पता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में स्केलर आएगा तो डॉट पुट करूंगा, और अगर इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में भी वेक्टर आ जाए तो मुझे यहां पर क्रॉस पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो भाई देखो, टॉर्क के ऊपर लगा हुआ है एरो, इसका मतलब टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज आल्सो अ वेक्टर, हेंस इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस। सो R क्रॉस F। कभी भी आप फिजिक्स में R.F लिखा हुआ नहीं देखेंगे। आपने कहीं लिखा हुआ देखा, फौरन से पहचान जाइएगा मिस्टेक है, गलती है, या आपने गलती से लिख दिया, और अगर आप एग्जामिनेशन में ऐसा कर देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये गलती मत करिएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट जब भी शो करेंगे तो हमेशा किससे शो करेंगे? क्रॉस लगा के। दूसरी बात, जब भी हम क्रॉस रिमूव करते हैं तो हम पुट करते हैं साइन थीटा। ये देखें, A क्रॉस B बराबर था AB साइन थीटा के, तो R क्रॉस F बराबर RF साइन थीटा के नहीं होना चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। सो देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, टॉर्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, यानी कि मूवमेंट आर्म एंड फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट होता है कौन? टॉर्क। ये आ गई इसकी एग्जाम्पल। चेक करते हैं डायरेक्शन को। अच्छा, डायरेक्शन किसकी? हमें A वेक्टर की डायरेक्शन गिवन होती है, हमें B वेक्टर की डायरेक्शन गिवन होती है, हमें इस थर्ड, ये जो न्यू वेक्टर हमें मिला वेक्टर प्रोडक्ट के बाद, इस C वाले वेक्टर की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है। हमें पता लगाना है कि ये जो थर्ड वेक्टर मिला ये होता किस तरफ है। ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, बड़ा फेमस रूल है, उसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। तो पहली बात अपने जहनों में फिक्स कर लो, अपने जहनों में बिठा लो, और वो बात ये कि जो डायरेक्शन होती है इस थर्ड वेक्टर की, सी वेक्टर की, दिस इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। यहाँ पर थर्ड वेक्टर सी है और यहाँ पर जो थर्ड वेक्टर आ रहा है वो टॉर्क है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। मैंने आपके सामने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं। इन डायग्राम्स को डिस्कस करने से पहले एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, वो ये, 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास। ये बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं इस राइट हैंड रूल को आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 3 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। देखिए, मार्कर की पोजीशन देखिएगा। अगर ये मार्कर लेट सपोज यू मूव कर रहा है, यू ऐसे ऐसे, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। अगर ये मार्कर ऐसे मूव कर रहा है अप एंड डाउन, तो मैं कह दूंगा ये वाई एक्सिस है। ठीक है। और अगर ये मार्कर ऐसे आपकी तरफ आ रहा है ना, इसको मैं कहूँगा टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू, है ना, टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू। और अगर मैं प्लेन की बात करूँ, लेट सपोज ये प्लेन है, तो मैं कहूँगा आउट ऑफ द प्लेन, और अगर यूँ जा रहा है तो मैं कहूँगा इनटू द प्लेन। सही है। तो ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये होता है जेड एक्सिस। ओके। अब गौर से सुन लो कि हम राइट हैंड रूल को यूज़ कैसे करते हैं। देखें, 3 वेक्टर्स होंगे A, B एंड C, A, B एंड C। आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है, ऐसे ऐसे स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेच्ड फिंगर होंगे, मतलब आपने ऐसे ढीला ढाला हाथ नहीं छोड़ना है। राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, ऐसे मोड़ तोड़ के रख लिया नहीं, आपने एक्टिवली ऐसे अपने हाथ को स्ट्रेच करके रखना है। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी आपकी फिंगर्स, जिस डायरेक्शन में पहला ए वेक्टर, अच्छा मेरे पहला यहाँ पर पहला वेक्टर कौन है? ए। यहाँ पर पहला वेक्टर कौन है? आर। तो डिपेंड करता है, आपकी जो नेम्स होते हैं वेक्टर्स के वो चेंज हो सकते हैं। तो पहला वेक्टर जिस तरफ होगा उस तरफ आपकी स्ट्रेच्ड फिंगर्स होंगी, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपने इन स्ट्रेच फिंगर्स को घुमाना है, कर्ल करना है उस तरफ जहां पर आपका सेकेंड वेक्टर है। यहां पर सेकंड वेक्टर बी है, यहां पर सेकंड वेक्टर एफ है। डिपेंड करता है कि ऑर्डर में सेकंड वेक्टर आ कौन सा रहा है। ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेच्ड फिंगर्स, और उसके बाद सेकंड स्टेप आपने इन्हीं फिंगर्स को कर्ल करना है उस तरफ जहां पर सेकंड वेक्टर है। एंड लास्ट स्टेप, आपका ये जो थंब है, ये थंब पॉइंट करेगा उस तरफ जहां पर आपको मिलेगा वेक्टर सी। हो गया 3 स्टेप्स, स्ट्रेच्ड फिंगर्स,
along first vector, then curl the fingers towards the second vector, and then the direction of your thumb will point towards the direction of C. ये हो गया तरीका राइट हैंड रूल को यूज करने का। क्यों ना हम इस तरीके को अप्लाई करें इन दो डायग्राम्स के अंदर, चेक करते हैं होता क्या है। भाई देखें, पहले मैंने लिखा हुआ है A क्रॉस B, बताओ पहला वेक्टर कौन है? हाँ सर, पहला वेक्टर A है, ठीक है। दूसरा वेक्टर कौन है? दूसरा वेक्टर B है, और तीसरा जो आंसर आ रहा है वो वेक्टर C है। C को तो छोड़ दो, C तो आपको आंसर मिलेगा, वो थंब को चेक करना होगा मैं। अब मुझे पता लगाना है कि जो C वाला है ये होगा किस तरफ। देखो डायग्राम तो ऑलरेडी बनी हुई है। अभी हम कर रहे हैं A क्रॉस B, मतलब हम A से मूव करके जाएंगे B की तरफ। ये ऑर्डर मैटर करता है, याद रखिएगा। ऐसा कभी नहीं कहना कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A क्रॉस B कर लो या B क्रॉस A कर लो, फर्क पड़ेगा। इट मैटर्स while we are talking about क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, द ऑर्डर मैटर्स। ये मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। ये कैसे मैटर करता है मैं अभी प्रूव कर देता हूं इस बात को। ओके चेक करें, पहला वेक्टर A, दूसरा वेक्टर B और तीसरा C। भाई ये बना हुआ A वेक्टर, ठीक है। ये रहा B वेक्टर। ये B किस तरफ है? ये B है Z एक्सिस के ऊपर। हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, देखो ये होता है एक्स एक्सिस, ये मार्कर को नोट करिएगा, ये होता है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये जो जेड एक्सिस होता है, बेसिकली मैं इसकी बताता हूँ। हम जो जेड एक्सिस बनाते हैं, ये देखें रफली बना के दिखाऊं मैं आपको, ये 3 एक्सिस आ गए, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, और ये हम जेड एक्सिस। देखो जब पेपर वर्क पे थ्योरेटिकली आप इस एक्सिस को बना के शो करते हैं तो हम जेड एक्सिस को यू बनाते हैं। ये प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, ये प्रैक्टिकली होता है बाहर ऐसे की तरफ होता है, आउट ऑफ द प्लेन, ये ऐसे होता है। अनफॉर्चुनेटली हम यूं करके तो बना नहीं सकते ना, तो इसको हम बेसिकली यूं बनाते हैं। तो मैं कहूंगा अगर यूं है तो ये है आउट ऑफ द प्लेन, और अगर ये यूं है इसका मतलब होगा ये इनटू द प्लेन है, अंदर की तरफ जा रहा है। हाँ भाई, ये रहा वेक्टर बी, कौन से एक्सिस पर बना हुआ है? Z पर बना हुआ है, हाँ बिल्कुल Z पर बना हुआ है, लेकिन ये आउट की तरफ नहीं बना। आउट की तरफ होता तो ये ऐसे बना हुआ होता, ये बना हुआ है अंदर की तरफ। इसको इमेजिन कर लेना, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो B वेक्टर कहां पर है? इनटू द प्लेन। अप्लाई करता हूं राइट हैंड रूल। सबसे पहले स्ट्रेच्ड फिंगर्स को रखूंगा मैं A की डायरेक्शन में। हाँ भाई A कहां पर है? एक्स एक्सिस पर। ये देखो ये रख दिया एक्स एक्सिस पर। यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। तो आपकी स्ट्रेच फिंगर्स उस तरफ हो जहां पर पहला वेक्टर है, तो मैं कहूंगा आपका पहला वेक्टर कहां की तरफ है? एक्स एक्सिस पे। ये देखो स्ट्रेच्ड फिंगर्स A की तरफ। क्या बताया था मैंने? उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेच्ड फिंगर्स को घुमाना है उस तरफ जहां पर दूसरा वेक्टर है। हाँ भी पहला वेक्टर U था A, और दूसरा वेक्टर B कहां पर है? इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ है। इसका मतलब मुझे इन फिंगर्स को पहले A पर रखना है, उसके बाद कर्ल करके घुमाकर अंदर की तरफ लेके जाना है। घूम गई, ये देखो A वेक्टर मल्टीप्लाई बाय B वेक्टर। थर्ड स्टेप वेक्टर C, ये रहा वेक्टर C। कहां पर है ये वेक्टर C ऊपर है, ये आ गया वेक्टर C, है ना। सो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C और द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड फिंगर्स, देन कर्ल करते हैं हम उस तरफ जहां पर सेकंड वेक्टर होता है, और ये थंब आपको बता देता है वेक्टर C की डायरेक्शन को। ये आपने प्रूव कर दी बात को, इसको भी प्रूव करके चेक करें। इस बार हमने ऑर्डर चेंज किया हुआ है, यहां पर आपने फाइंड किया था A क्रॉस B, अब ऑर्डर चेंज है B क्रॉस A, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या होना चाहिए। इसका मतलब इस बार ऑर्डर है कि B को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A के साथ। हाँ भाई पहले कौन आ रहा है? इस बार B आ रहा है, दूसरा कौन है? A आ रहा है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेच्ड फिंगर्स को रखूंगा उस डायरेक्शन में जहां पर हमारा वेक्टर B मौजूद है, और वो कहां पर है? ये देखो मैंने वही बात है, ये U नहीं है, ये इनटू द प्लेन है, क्योंकि ये Z एक्सिस पर है, इनटू द प्लेन। ओके, इनटू द प्लेन आ रहा है, तो मैं बेसिकली इसको ऐसे रख दूंगा, ये देखें ऐसे, ठीक है। ये मेरी फिंगर्स कहां की तरफ है? इनटू द प्लेन। अगर मैं यूं रखूंगा तो ये एक्स एक्सिस पर है, अगर मैं फिंगर्स को यूं रखूंगा तो ये वाई एक्सिस पर है, अगर मैं फिंगर्स को यूं रखूंगा तो अब भी वाई एक्सिस पर है, अगर मैं फिंगर्स को यूं रखूंगा तो इसका मतलब ये इनटू द प्लेन है। यहां तक बात क्लियर है? ओके हाँ भाई वेक्टर B कहां की तरफ है? इनटू द प्लेन। तो ये देखें ये आ गया इनटू द प्लेन। उसके बाद आपने अपने फिंगर्स को कर्ल करके वहां लेकर जाना है जहां पर आपका सेकंड वेक्टर है, और वो कहां पर है? एक्स पर। सुने इधर, B मल्टीप्लाई बाय A। हाँ भाई आ गया, आपको नजर आ रहा है मेरा A जो मतलब अब फिंगर्स है वो कहां की तरफ आ गई? A की तरफ। दोबारा करके दिखाता हूं, ये देखें वेक्टर B मल्टीप्लाई बाय वेक्टर A। देखिए C वेक्टर कहां की तरफ आ रहा है? मेरा थंब कहां की तरफ है? मेरा थंब पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड, और ये C की डायरेक्शन में आ गया। बात समझ आई?
तो फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर, इट विल गिव यू द थर्ड वेक्टर एंड दैट विल बी सी। यहां तक बात क्लियर है? क्या ऑर्डर चेंज करने से सी पर फर्क नहीं पड़ा क्या? बिल्कुल पड़ा है। पहले सी था अपवर्ड पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में, अब सी हो गया नीचे नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस है, तो अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने की वजह से रिजल्टेंट के ऊपर भी फर्क पड़ जाता है, इट चेंजेस। और किस सेंस में चेंज हो जाता है? भले मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम इस पॉइंट को, अच्छा ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको मैं डिस्कस करने से पहले ये जो मैंने अभी आपको एक बात बताई, इस पॉइंट को मैं यहां पर लिख देता हूं कि बेसिकली, अच्छा ऑर्डर चेंज करने से अगर फर्क नहीं पड़ता तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अगर ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। तो देखिए अभी हमने प्रूव किया कि जो बेसिकली ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो ऑर्डर चेंज करने की वजह से सी के ऊपर फर्क पड़ गया, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। कौन नहीं करता? वेक्टर प्रोडक्ट ओबे नहीं करता। तो मैं यहां पर इस पॉइंट को लिख देता हूं कि वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर, इस चीज को आप ऐसे लिखते हैं कि ए क्रॉस बी ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? बी क्रॉस ए के। ठीक है? तो वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से रिजल्टेंट के ऊपर फर्क पड़ रहा है। ये तो हो गई बात किसकी? राइट हैंड रूल की। चलो अब चलते हैं इस वाले पॉइंट की तरफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ठीक है? ये मैं कहूंगा ये बोर्ड का पूरा एक प्लेन है। प्लेन एग्जिस्ट करता है टू एक्सिस पर। ये देखें बोर्ड का मैं दिखाऊं आपको, ये वाला एक्स एक्सिस है बोर्ड का, और ये वाला वाई एक्सिस है बोर्ड का। तो मैं कहूंगा जो बोर्ड का प्लेन है वो लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन पर, यानी कि दो एक्सिस के ऊपर, एक एक्स एंड वाई। मैं एक जमीन पे खड़ा हुआ हूं, मैं फ्लोर पर खड़ा हुआ हूं, तो मैं कहूंगा ये भी एग्जिस्ट कर रही है दो एक्सिस पर। ये एक प्लेन है। कैसे मैं आपको बताऊं? देखो मैं ऐसे भी चल सकता हूं, ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, ऐसे भी चल सकता हूं, और साथ साथ मैं ऐसे आपकी तरफ भी आ सकता हूं। तो मैं कैसे मूव कर रहा हूं? ऐसे भी मूव कर रहा हूं एक्स पर, और मैं ऐसे भी मूव कर रहा हूं यानी कि जेड पर। तो मैं कहूंगा कि मैं एक प्लेन पर मूव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्लेन होती है टू डायमेंशनल। इसी तरीके से आपकी वॉल्स, दीवार की भी सरफेस होती है ना। ऐसा तो नहीं दीवार सिर्फ सीधी सीधी खड़ी हुई ऐसे ही लेंथ की फॉर्म में, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। दीवार एक पूरी प्लेन होती है। तो जब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन हमेशा एग्जिस्ट करता है दो एक्सिस के ऊपर। वो भले एक्स वाई हो, वो भले एक्स जेड हो, वो भले वाई जेड हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा दो प्लेन्स होंगे। यहां तक बात क्लियर है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा ए, ये कौन सा एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। ये रहा बी, और ये बी कौन सा एक्सिस पर है? जेड। ये देखो बना हुआ ऐसे, दोबारा बता रहा हूं, ये है कहां पर? इनटू द प्लेन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये बी कहां पर है? इनटू द प्लेन। तो मैं कहूंगा ये पूरा एक प्लेन बन गया। ये रहा एक्स एक्सिस, जैसे मेरा हाथ है ना, हाथ ये एक सरफेस है पूरे हाथ की, ये देखें ये पूरी सरफेस है। ये देखें ये रहा ए वेक्टर इस तरफ, और ये रहा बी वेक्टर इस तरफ। ठीक है? ये बन गया एक पूरा प्लेन। ये जो थर्ड वेक्टर आता है ना, याद रखिएगा ये थर्ड वेक्टर हमेशा इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर आएगा। यानी कि अगर ए जो है वो एक्स पर हो और बी जेड पर हो, तो सी वाला कभी भी एक्स पर नहीं होगा, कभी भी जेड पर नहीं होगा, वो हमेशा वाई पर होगा। यहां तक बात क्लियर है? और अगर लेट सपोज मैं कह देता हूं कि जो ए वाला वेक्टर है वो है वाई एक्सिस पर, और जो बी वाला वेक्टर है वो है जेड एक्सिस पर, तो बताओ सी वेक्टर कहां पर आएगा? वो इन दोनों वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर आएगा, और वो कहां की तरफ आएगा? ऐसे एक्स पर। तो अगर ए एक्स पर, बी वाई पर, तो सी वाला जेड के ऊपर। तो इस बात को हम ऐसे पढ़ते हैं, द वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी कि इस वाले वेक्टर को हम ए क्रॉस बी भी कहते हैं। ये जो वेक्टर सी है ना, इसको हम बोलते हैं ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है। इस वेक्टर का नाम ये भी होता है, ए क्रॉस बी। इस तरीके से जो सी आ रहा है, इस वेक्टर का नाम क्या है? ए क्रॉस बी, ये इसका नाम है। कौन सा वेक्टर? द वेक्टर ए क्रॉस बी, जिसको हमने क्या कहा हुआ है? सी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, ऐसे प्लेन के जिसमें दोनों वेक्टर्स आ रहे हो। कौन कौन से? ए और बी। तो अगर ए एक्स पर, बी वाई पर, तो सी वाला हमेशा कहां पर होगा? जेड एक्सिस के ऊपर। बहुत 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 ज्यादा
इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करी है ये वेक्टर प्रोडक्ट की। इसी कॉन्सेप्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये डेफिनेशन थोड़ी पूछी जाएगी। आपसे क्वेश्चन में जब आप हायर लेवल के टेस्ट वगैरह देते हैं तो आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा बताओ हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो आप बोलेंगे भाई क्रॉस पुट करते हैं। नहीं, ये आपसे थोड़ी पूछा जाएगा। आपसे इन कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस आते हैं जब आप हायर लेवल के बेसिकली टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, भले वो न्यूमेरिकल्स हो, भले वो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज हो। तो इन कॉन्सेप्ट्स को कभी अपने दिमागों से मत निकालना। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। हर बात का आंसर मौजूद है। बगैर किसी आंसर के, बगैर किसी कॉन्सेप्ट के कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। समझ आई बात? तो क्या पढ़ा हम लोगों ने कि सबसे पहली बात कि हम इस सी वेक्टर की, इस थर्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है इसको डिटरमाइन करते हैं किससे? राइट हैंड रूल से। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम अगले चैप्टर्स में भी इस बात को बार बार रिपीट करेंगे। आगे जब भी कोई ऐसा टॉपिक आया करेगा जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होगी, मैं आपको बार बार रिकॉल करवाऊंगा। हाँ भी रिकॉल करो, हाँ भी देखो हमने वो चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक पढ़ा था, तो बार बार रिकॉल करवाऊंगा, याद रख लीजिएगा इस बात को। तो राइट हैंड रूल से यूज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और इस पॉइंट पे हमने पढ़ा कि जो थर्ड वेक्टर मिल रहा है वो हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये सी वाला ए के भी परपेंडिकुलर और ये सी वाला बी के भी परपेंडिकुलर। ये जो मूवमेंट सॉरी ये जो टॉर्क है ये आर के भी परपेंडिकुलर और ये जो टॉर्क है ये एफ के भी परपेंडिकुलर। अब हम डिस्कस करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन को वेक्टर प्रोडक्ट की, और वो है मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे कि हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ रखा है, वो ये कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होता है वो आता है मैक्सिमम, और अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट आता है मिनिमम यानी कि 0, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन था कॉस थीटा हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर आता है हमारे पास साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है साइन थीटा के। अब साइन थीटा की कंडीशन चेक करते हैं, वो ये कि साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, जबकि साइन 90 डिग्री के ऊपर 1 होता है। तो कॉस थीटा की और साइन थीटा की ये कंडीशंस उल्टी हैं। जहां पर कॉस थीटा मैक्सिमम होता है वहां पर साइन थीटा 0 हो जाता है, जहां पर कॉस थीटा 0 होता है वहां पर साइन थीटा मैक्सिमम हो जाता है। समझ आई बात? अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली कंडीशन मैंने लिखी है मैक्सिमम की, तो याद रखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट में क्योंकि हम यूज ही साइन थीटा करते हैं, तो अब हम इसको साइन थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे। यहाँ पर खामखा कॉस थीटा लेकर मत आइएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा फिक्स और वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा फिक्स, उसको हम चेक किया करेंगे कॉस के फंक्शन के हवाले से, और इस वाले को हम चेक किया करेंगे साइन फंक्शन के हवाले से। ओके, लेट्स चेक इट। दो वेक्टर्स आपस में अगर परपेंडिकुलर होंगे, मतलब अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं और अगर ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री, और हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 का मतलब मैक्सिमम। तो देखिए, मैंने फंक्शन यूज किया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। थीटा की जगह क्या आ गया? 90, और मुझे पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हट जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा? ए बी। तो इसका मतलब किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब भी वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर तो वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम, और अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। यह आ गया सबसे बड़ा डिफरेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन व्हाट? स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरे वाले को चेक करते हैं, मिनिमम वाले को, जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो सेम डायरेक्शन में। ये देखें, पहला वेक्टर ए और उसी की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। चेक करते हैं, ये देखें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो थीटा की जगह मैंने ऑलरेडी एंगल क्या पुट कर दिया? 0 डिग्री पुट कर दिया, और हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैंने इस साइन 0 डिग्री की जगह क्या पुट कर दिया? 0, और 0 के साथ मल्टीप्लाई में जितना बड़ा ही नंबर क्यों ना हो आंसर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन गया? 0 बन गया। तो अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल यानी कि सेम डायरेक्शन में, वो भले ऊपर हो, वो भले इस तरफ हो, कहीं पर भी हो, अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो याद रखिएगा उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 आएगा। और अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। तो जहां पर डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम वहां पर वेक्टर प्रोडक्ट 0, जहां पर डॉट प्रोडक्ट 0 वहां पर वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम।
इन चीज़ों को डिफरेंशिएट, डिफरेंस में जो लेकर आ रही है वो चीज़ आ रही है साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। सारा खेल यहाँ पर, सारा गेम इन साइन फंक्शन और कॉस फंक्शंस का है। तो स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट कॉस थीटा एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट साइन थीटा। अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की। जैसा कि हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी चेक किया था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के। अब हम चेक करेंगे i क्रॉस आई, j क्रॉस जे, k क्रॉस के। क्यों? क्योंकि अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन तीनों के बारे में एक बात वही वाली, i j एंड देन ये आ गया k। ये तीनों वेक्टर्स आपस में होते हैं परपेंडिकुलर। i वाला होता है x पर, j वाला होता है y पर, ये बने हुए, और k वाला होता है z एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। चलो इनको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने i डॉट आई वाले को सॉल्व किया था, अब आप चेक करते हैं कि अब अगर i क्रॉस i हो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके भाई, भाई a क्रॉस b बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, r क्रॉस f बराबर होता है आर एफ साइन थीटा के। तो i क्रॉस i ये बराबर होना चाहिए i साइन थीटा के। तो जब डॉट रिमूव करते हैं तो कॉस आता है और क्रॉस रिमूव करते हैं तो साइन थीटा आता है। देन क्या लिखूंगा मैं, i एंड साइन थीटा। हमें पता है कि i का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो i का मैग्नीट्यूड 1, यह आ जाएगा 1। दूसरे वाले i का मैग्नीट्यूड भी 1, यह आ जाएगा 1। एंड देन साइन थीटा। अब मुझे पता है कि दोनों वेक्टर्स जो हैं, i वाला x पर होगा, दूसरा वाला i वाला भी x पर होगा, तो ये सेम डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों x एक्सिस पर हैं, तो ये हो जाएंगे पैरेलल। पैरेलल मतलब इस वाले की हम बात कर रहे हैं। और जब पैरेलल होते हैं तो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। और एक और बात, जब एंगल 0 डिग्री होता है तो साइन की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। तो मैं यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। ओके, 1 इंटू 1 1 एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब i क्रॉस i बराबर होता है 0 के, i डॉट i बराबर था 1 के। स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। j क्रॉस j को चेक करते हैं। हाँ भाई, j क्रॉस j बराबर हो जाएगा j एंड साइन थीटा। j इज अ यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ये देखें, इस j की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। दूसरा वाला भी j है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 होगा। दूसरी बात, ये पहला वाला j भी y एक्सिस पर, दूसरा वाला j भी y एक्सिस के ऊपर, दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल के अंदर साइन 0 होता है और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो मैं इस साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 0 पुट कर रहा हूं। एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। तो भाई j क्रॉस j भी क्या बन गया, 0 बन गया। इसी तरीके से k क्रॉस k क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 0 होना चाहिए। लिख देते हैं, k क्रॉस k बराबर होगा k साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ भाई, k का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले k का मैग्नीट्यूड भी 1। और क्योंकि पहला वाला k जो होगा वो भी z एक्सिस पर, दूसरा वाला k भी z एक्सिस पर, दोनों हो गए सेम डायरेक्शन में पैरेलल, तो हमेशा साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो यह आ जाएगा 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग अगेन 0। इसका मतलब जब भी हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमेशा आंसर आएगा 0। क्या निकालेंगे, सेम यूनिट वेक्टर्स का, i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k, आंसर विल बी 0 हमेशा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, डॉट प्रोडक्ट में उल्टा था, वहां पर आंसर आ रहा था 1, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं और उस लाइन में क्या लिखेंगे कि क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों ना अब हम डिस्कस करें डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक हम लोगों ने i क्रॉस i किया, अब हम चेक करते हैं i क्रॉस j, यानी कि किसी भी दो वेक्टर्स यानी कि डिफरेंट वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ये देखें लिखा हुआ है ऑलरेडी i क्रॉस j। अब चेक करते हैं कि ये किसके बराबर आना चाहिए। एक सवाल करता हूं मैं आप लोगों से, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है, वो ये जब हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c की बात कर रहे थे, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर एक वेक्टर x पर हो, दूसरा वाला वेक्टर y पर हो, तो जो थर्ड वाला वेक्टर आएगा वो कहाँ पर आएगा,
वो जेड एक्सिस पर आना चाहिए। तो भाई ये जो I है ये यूनिट वेक्टर होता है, ये कहां पर होता है? एक्स एक्सिस पर। ये जो J है ये भी तो यूनिट वेक्टर है, ये कहां होता है? वाई एक्सिस के ऊपर। तो अगर एक वेक्टर x पर है, दूसरा y पर है, तो तीसरा वाला कहां पर होगा? z पर होगा। और पता है z पर भी एक यूनिट वेक्टर होता है, और वो कौन सा वाला होता है? k वाला होता है। इसका मतलब जब आप i क्रॉस j करेंगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, एंड दैट न्यू वेक्टर विल बी k। बात समझ आई? तो जब आप दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको आंसर भी एक तीसरा नया वेक्टर मिलेगा। तो i क्रॉस j ये बराबर किसके हो गया? ये बराबर हो गया k के। उसके बाद चेक करते हैं j क्रॉस के। मतलब मैंने अभी मल्टीप्लाई किया किसको? मैंने ऑर्डर ये रखा, देखें i को मैंने मल्टीप्लाई किया j के साथ। ये ऑर्डर चेक करिएगा, मैंने एरो बना दिया, मतलब i क्रॉस j। तो आपको यहां पर क्या मिला? आपको यहां पर मिला k। इसका आंसर क्या आना चाहिए? k आंसर आना चाहिए। देन जब आप j को मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ, j क्रॉस के, राइट हैंड रूल अप्लाई करूं मैं? राइट हैंड रूल से भी आपको समझाता हूं मैं कैसे होगा। भाई j जो होता है वो y एक्सिस पर होता है, और k का होता है वो होता है z एक्सिस के ऊपर। ये देखें j पहले ऑर्डर में, राइट हैंड रूल, फिंगर्स को हमेशा स्ट्रेच करूंगा मैं पहले वेक्टर की तरफ। पहला वेक्टर कौन है? j। ये देखें ऊपर है। इसके बाद कर्ल करके वहां लेकर आना है जहां पर दूसरा वेक्टर है k। और आपको पता है k कहां पर होता है? अभी मैंने डिस्कस करके बताया, z एक्सिस मतलब आउट ऑफ द प्लेन। तो ये देखें भाई j, मेरे फिंगर्स को देखिएगा, j क्रॉस k, j क्रॉस k। लुक एट द थंब, मेरा थंब कहां पर है? वो थंब देखिए यहां पर ऑटोमेटिकली किसकी तरफ आ गया? i एक्सिस, मतलब x एक्सिस पर आ गया। इसका मतलब जब आप j को मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ तो आपका आंसर आएगा i। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका आंसर होना चाहिए i। तीसरा बच गया k क्रॉस i। कौन सा मिसिंग है? अगर k मौजूद है, i मौजूद है, जब इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो कौन सा मिसिंग है? j मिसिंग है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए j। तो देखें जब आपने j क्रॉस किया, ऑर्डर चेक करिएगा, ऑर्डर j क्रॉस k किया, एरो लाजमी चेक कर लीजिएगा, तो आपको आंसर मिला i। और जब आपने k क्रॉस i किया, ये रहा k क्रॉस i किया, मतलब ऐसे ऑर्डर चेक करिएगा, k से i की तरफ आप गए, k क्रॉस i, तो आपको आंसर क्या मिला? आपको आंसर मिला j। तो i क्रॉस j k आंसर आएगा, j क्रॉस k i आंसर आएगा, और k क्रॉस i j आंसर आएगा। इसी कॉलम के साइड में एक कॉलम और बना हुआ है, उस पे भी यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है, लेकिन ऑर्डर चेंज होके लिखी हुई है। ऑर्डर चेंज होने से एक बात याद आई मुझे, आपको भी फौरन याद आ जानी चाहिए। वो बात पता है क्या है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी कि जब आप वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, लिखा हुआ था a क्रॉस b, उसको उल्टा कर दिया था b क्रॉस a। तो जब a क्रॉस b कर रहे थे तो c वेक्टर ऊपर था, थोड़ा पीछे पढ़ा हम लोगों ने, बैक करके देख लेना वाले। जब हमने a क्रॉस b किया था तो c वेक्टर अपवर्ड था, जब b क्रॉस a किया था तो c वेक्टर नीचे की तरफ हो गया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर चेंज करने से जो c वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यहां पर भी तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एप्लीकेशन है वेक्टर प्रोडक्ट की। तो जब आप i क्रॉस j करेंगे तो अगर आपको पॉजिटिव k मिल रहा है, तो जब j क्रॉस i करोगे तो आपको क्या नेगेटिव k नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से जो थर्ड वेक्टर आपको मिलता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। तो अगर i क्रॉस j पॉजिटिव k की तरफ है तो उल्टा करोगे, j क्रॉस i करोगे तो ये k कहां हो जाएगा? इनटू द प्लेन हो जाएगा। तो अब अगर आप लेट सपोज i क्रॉस j नहीं बल्कि इस बार आप j क्रॉस i करते हैं, ऐसे करके ऑर्डर देख लीजिएगा, यहां पर ये एरो यू जा रहा है, इसका मतलब आप i क्रॉस j कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव k मिला। और अगर j क्रॉस i करोगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव k, यानी कि इस बार आपको मिलेगा नेगेटिव k। देन अगर j क्रॉस k पॉजिटिव i के बराबर था, पॉजिटिव i के बराबर, ये पॉजिटिव i होता है, ये नेगेटिव i होता है। तो अगर j क्रॉस k पॉजिटिव i के बराबर था तो k क्रॉस j ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये किसके बराबर होगा? हाँ जी बिल्कुल, नेगेटिव i के बराबर होगा। और कैसे? जब आपने k क्रॉस j किया, ये देखें ऑर्डर चेंज करता हूं मैं, ये मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, इधर देखें एरो यू जा रहा है, यानी कि j क्रॉस k कर रहे हैं और यहां पर k क्रॉस j कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? वहां पर पॉजिटिव आया था और यहां पर नेगेटिव आ गया। तीसरा वाला चेक करते हैं, अगर k क्रॉस i पॉजिटिव j के बराबर है तो i क्रॉस k ऑर्डर चेंज कर दिया, माइनस j के बराबर हो जाएगा, माइनस j के बराबर हो जाएगा। तो दोबारा ऑर्डर चेंज कर देते हैं। आपने पहले किया था k क्रॉस i, ये देखें ये रहा k क्रॉस i, तो पॉजिटिव j। अब i क्रॉस k कर रहे हैं हम, ऑर्डर चेंज कर दिया, i क्रॉस k, तो पहले पॉजिटिव j, तो अब आ जाएगा
नेगेटिव जे। कहीं पर भी किसी भी आपके पास पेंसिल पेपर वगैरह होगा, आप चाहो तो किसी भी इन 6 की 6 कंडीशंस में राइट हैंड रूल अप्लाई करके चेक कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं किसी भी कंडीशन पर राइट हैंड रूल, अभी आपको मैंने करके बताया ना, इस पे किसी भी कंडीशन पे आप राइट हैंड रूल पुट करेंगे, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स स्ट्रेच, उनको मोड़ो दूसरी वेक्टर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला वेक्टर आपका इसको पॉइंट करेगा और ये बात आपकी प्रूव हो जाएगी। तो अगर इसको हम ऐसे कहते हैं याद दिलाने के लिए स्टूडेंट्स को ना, याद रखने के लिए, अगर आप देखें ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे I क्रॉस जे, J क्रॉस K क्रॉस I, एंटी क्लॉकवाइज के लिए सारे आंसर्स पॉजिटिव होंगे, और क्लॉकवाइज के लिए उल्टा जा रहा है। क्लॉकवाइज कैसे? J क्रॉस I क्रॉस K एंड K क्रॉस J, तो इस क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आपके सारे आंसर्स नेगेटिव आएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए सारे पॉजिटिव। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज याद करने के लिए बता रहा हूं, यहां पर कोई रोटेशन नहीं हो रही, समझ रहे हो बात? रोटेशन का कॉन्सेप्ट अलग होता है, मैं आपको याद करने के लिए टेक्निक बता रहा हूं, एक टिप दे रहा हूं, इसको ऐसे याद रख लेना। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सारे आंसर्स पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेशन सारे आंसर्स नेगेटिव। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इन वेक्टर प्रोडक्ट। बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस कंडीशन से, इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जाते हैं। तो एक और चीज चेक करते हैं, वो चीज ये देखो, I क्रॉस J बराबर है K के, और K का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि I क्रॉस J का जब भी आप आंसर निकालोगे तो वो बराबर आएगा किसका? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसी तरीके से जब J क्रॉस K निकालेंगे तो J क्रॉस K, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है I, और I यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। देन K क्रॉस I, K क्रॉस I, आपको आंसर क्या मिल रहा है? J, और J भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। इसका मतलब जब भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा, सेम को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर 0 आ जाएगा। तो सेम यूनिट वेक्टर्स इन वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा आंसर 0, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इन वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा आंसर या तो पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1। तो स्टूडेंट्स, फाइनली दिस इज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमने इसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और वेक्टर प्रोडक्ट हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको पहले से बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो को इस सेंस में मिस नहीं करना कि उस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि स्केलर प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कि अगर आपको कोई भी 2 वेक्टर्स गिवन हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, और अगर आपको वही 2 वेक्टर्स गिवन हो और उनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो जो है वो इस सेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की फॉर्म के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमाइन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, और हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ साथ वीडियो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।